18 जून 2026 फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ। यूएस, कनाडा और मेक्सिको के अंदर ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और लगभग 48 टीमें वहां क्वालिफाई की। दुनिया भर से बेस्ट फुटबॉलर्स वहां पहुंचे। लेकिन इस सब के बीच में इंडिया आखिर कहां है? इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ आज तक एक ही बार क्वालिफाई किया है और वो है 1950 में। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे और अफसोस की बात भी है कि हम उस वर्ल्ड कप में खेल ही नहीं पाए, क्योंकि तब इंडिया सिर्फ आजाद हुआ था और देश के पास वहां जाने का तक का पैसा नहीं था। वी सिंपली कुड नॉट अफोर्ड सेंडिंग आवर फुटबॉल टीम टू द फुटबॉल वर्ल्ड कप। लेकिन आज हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है, फिर भी हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 1950 के बाद 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 1.4 बिलियन लोगों के इस देश में 11 फुटबॉल प्लेयर्स हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ये सवाल जो हमें सुनने में काफी लॉजिकल लगता है कि 1.4 बिलियन लोगों के देश में 11 फुटबॉल प्लेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल पूछना ही आखिर गलत है। और जब तक ये सवाल गलत हम पूछते रहेंगे, हमें शायद कभी भी सही जवाब नहीं मिल पाएगा। तो चलिए एक सिंपल कंपैरिजन से हम शुरुआत करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है आज, और क्रोएशिया एक देश है जिसकी पॉपुलेशन है 38 लाख, यानी कि इंडिया क्रोएशिया से 384 गुना बड़ा है। 2018 में क्रोएशिया फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा और उसने फाइनल खेला। पूरा देश एक छोटा सा यूरोपियन नेशन है जो कि फाइनल तक पहुंच जाता है, और इंडिया 1950 के बाद उस अधूरे ख्वाब को आज तक पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि दोबारा आज तक हम वहां क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो अगर पॉपुलेशन से फुटबॉल नहीं बनता तो आखिर किस चीज से फुटबॉल टीम हमारे यहां बनेगी? और आज मैं इस सवाल का जवाब आपको 4 लेयर्स में दूंगा। पहला, कमर्शियल कोलैप्स। क्यों ब्रॉडकास्टर्स इंडिया में फीफा नहीं दिखाना चाहते थे? दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, और यह बात जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर ने इंडिया की टीम सेलेक्ट की। तीसरा, ज्योग्राफी और मॉनसून, कि कैसे बारिश ने इंडिया के फुटबॉल स्टाइल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और चौथा, जेनेटिक्स मिथ, वो झूठ जो करोड़ों इंडियन बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है कि वो फुटबॉल खेलने के लिए बने ही नहीं है। और एंड में वो असली जवाब जो पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा डीप है कि आखिर इंडिया क्यों अपनी फुटबॉल टीम नहीं बना पा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कमर्शियल ह्यूमिलिएशन। 2026 वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक पूरा ड्रामा था। फीफा ने इंडिया के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का टेंडर निकाला मिड 2025 से 2026 के बीच में, और 26 से लगाकर 2030 तक के वर्ल्ड कप दोनों को उन्होंने बंडल करके दिया। इंडिया के लिए इनिशियल उनकी आस्किंग प्राइस थी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए $100 मिलियन। इंडिया के 2 बड़े प्लेयर्स इस रेस में थे, पहला जियो स्टार और दूसरा सोनी। सोनी ने तो पहले बिड ही नहीं किया, वो वॉक अवे कर गया। जियो हॉटस्टार ने ऑफर किया $20 मिलियन, फीफा ने इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। फीफा ने प्राइस घटाई और $60 मिलियन तक उन्होंने फाइनल की प्राइस को, फिर भी कोई बायर नहीं मिला। फीफा दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और अपनी आस्किंग प्राइस को उसने 40% कम कर दिया, फिर भी वर्ल्ड कप शुरू होने से 10 दिन पहले तक इंडिया के पास कोई ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर नहीं था। यह ह्यूमिलिएशन का टेक्निकल रीजन आखिर क्या था? ये सबसे बड़ा इसका रीजन था ज्योग्राफी, यानी कि कहां वर्ल्ड कप हो रहा है। 2026 में वर्ल्ड कप यूएस, कनाडा और मेक्सिको होस्ट कर रहे हैं। मैचेस का टाइम अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो रात के 12:30 बजे और सुबह 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। सोचिए कि एक एड ड्रिवन मार्केट में अगर मैच रात को 2 बजे हो रहा है तो एडवर्टाइजर्स क्यों आखिर अपना पैसा लगाएंगे इसके अंदर? अगर आप क्रिकेट को देखें और आईपीएल को देखें तो उसके सारे मैचेस प्राइम टाइम में होते हैं, यानी कि शाम को 7:30 बजे। करोड़ों लोग उसे देखते हैं, एडवर्टाइजर्स की लाइन लग जाती है। लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो इंडिया के लिए ये एक मिडनाइट प्रॉपर्टी बन के रह गया। जब फीफा ने यूएस, कनाडा और मेक्सिको को होस्ट चूज किया तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के लिए रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर दिया, लेकिन उसी डिसीजन ने पूरे एशिया के लिए ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू को एकदम कोलैप्स ही कर दिया। चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सबके लिए एक मिडनाइट टूर्नामेंट बनकर रह गया। 10 दिन पहले जी एंटरटेनमेंट ने एक डील साइन की। उसमें आप देखिए कि उन्होंने लगभग $30 से $35 मिलियन, जो कि ओरिजिनल $100 मिलियन प्राइस से लगभग 65% कम थी। जी, जो कि खुद एक फाइनेंशियल टर्बुलेंस से गुजर रहा था सोनी मर्जर कोलैप्स के बाद में, ये एक हाई स्टेक्स गैम्बल उन्होंने किया। डील में 2034 तक के 39 फीफा इवेंट्स थे, लेकिन कोर फैक्ट ये है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए इंडिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स इंटरेस्टेड ही नहीं थे। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि जिसकी वजह से हम एक फुटबॉलिंग नेशन क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक कोलैप्स। अब जूम आउट करते हैं इंटरनेशनल से डोमेस्टिक सीन में कि आखिर इंडिया में फुटबॉल का क्या सीन है। इंडिया की एक लीग है जिसे हम कहते हैं इंडिया सुपर लीग। इंडिया की अपनी प्रीमियर फुटबॉल लीग है ये, और पीक टाइम पे इसके मीडिया राइट्स 275 करोड़ रुपए पर साल थे। अब आज का स्टेटस आप देखेंगे तो इसकी प्राइस घटकर हो गई है 8.62 करोड़ रुपीस, यानी कि 97% का मैसिव कोलैप्स हम देख रहे हैं।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम का सिग्नल है जहां इन्वेस्टर्स, ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टीजर्स सब ने एक साथ फुटबॉल में इंडिया में कॉन्फिडेंस खो दिया है। जब अपने घर का लीग ही कोलैप्स हो रहा हो तो इंटरनेशनल स्टेज पर कॉम्पिटिटिव होना कैसे पॉसिबल आखिर हमारे लिए हो पाएगा। और तीसरा कहानी आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, और ये कहानी इस पूरे वीडियो की सबसे शॉकिंग स्टोरी है। जून 2026 में एक पॉडकास्ट वायरल हुआ इंटरनेट पे। राज शमानी का पॉडकास्ट था जिसका नाम था फिगरिंग आउट। उसमें गेस्ट थे रंजीत बजाज, जो कि मिनर्वा फुटबॉल अकेडमी के फाउंडर हैं। इंडिया के वो मोस्ट रेस्पेक्टेड ग्रास रूट फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक हैं। उन्होंने जो बात रिवील की वो बहुत ही शॉकिंग है। अब देखिए, उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नेशनल टीम सेलेक्ट करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को 25 लाख रुपए दिए, यानी कि उन्होंने एक ज्योतिष को अपॉइंट किया 25 लाख रुपए देकर। एक बार फिर से सुनिए कि एक पूरी टीम जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी वो एक्चुअली एक ज्योतिष आपका डिसाइड करेगा। बजाज ने पॉडकास्ट में एक लाइन में कहा, जो वायरल हो गई, कि इंडिया इजंट इनकॉम्पिटेंट, इट इज एक्चुअली करप्ट। ये एक हार्श स्टेटमेंट है, लेकिन नंबर्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। बजाज ने एक और कंपैरिजन दिया जो पूरे सिस्टम की प्रायोरिटीज को एक्सपोज करता है। एक वर्ल्ड कप लेवल के प्लेयर को डेवलप करने के लिए बचपन से रफली 75 लाख रुपए लगते हैं। इसमें ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, कोचिंग और इक्विपमेंट का सालों का इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में अथॉरिटीज और स्पॉन्सर्स ने लायनल मेस्सी को 150 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ वो इंडिया आए, क्राउड को उन्होंने वेव किया और वहां से वो चले गए। अगर आप 150 करोड़ रुपए को 75 से डिवाइड करेंगे तो 200 प्लेयर्स की डेवलपमेंटल कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक मेस्सी की विजिट 200 फ्यूचर इंडियन फुटबॉलर्स के ट्रेनिंग बजट के लगभग बराबर थी, और उस विजिट से इंडिया में एक भी नया स्ट्रक्चरली डेवलप्ड प्लेयर नहीं निकला। यह है मिनर्वा मेथड का बिल्कुल ऑपोजिट। बजाज खुद मिनर्वा एकेडमी में लॉन्ग टर्म, स्लो, एक्सपेंसिव ग्रास रूट डेवलपमेंटल मॉडल को फॉलो करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जैसा इंस्टीट्यूट इंस्टेंट ग्लैमर को प्रेफर करता है सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट की जगह, और साथ ही उसने दिखाया कि कैसे उसने एस्ट्रोलॉजर को अपॉइंट किया और लायनल मेस्सी को बुलाना उन्हें गवारा था, लेकिन उन्होंने इन प्लेयर्स के ऊपर पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। बजाज ने यह भी हाईलाइट किया कि इगोर स्टिमैक को क्यों सैक किया गया, जो कि हमारे कोच थे। ये क्रोएशियन कोच थे जो इंडिया की नेशनल टीम के कोच बन रहे थे, और उन्हें तुरंत हटा दिया गया बिना किसी क्लियर लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी के। इसे कहते हैं कोचिंग इंस्टेबिलिटी। किसी भी फुटबॉल नेशन के लिए ये डेथ सेंटेंस होती है। लॉन्ग टर्म प्लेयर डेवलपमेंट कंसिस्टेंट कोचिंग फिलॉसफी मांगती है। साल दर साल कोच बदलना सिस्टम को कभी भी मैच्योर नहीं होने देता है। चौथा फैक्टर हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड है, और इसे हम कहते हैं मॉनसून फैक्टर। अब एक ऐसा एंगल जो कोई भी स्पोर्ट्स चैनल डिस्कस नहीं करता है, लेकिन ये हमारा कोर है, जिसे हम कहते हैं मॉनसून। इंडिया में जून से सितंबर में इंडिया के स्कूल्स में फुटबॉल सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश में खेलने के लिए फुटबॉल एक परफेक्ट गेम है। क्रिकेट के लिए ड्राई पिच की जरूरत होती है, और बारिश के अंदर फुटबॉल ही इजी होता है खेलना। ऐसा नहीं कि हर जगह खेलते हैं, लेकिन फिर भी मॉनसून के सीजन में क्रिकेट को हटाकर जनरली लोग फुटबॉल खेल लेते हैं। तो बच्चे उस मॉनसून वाली कंडीशंस में स्वम्पी, पोअरली ड्रेन्ड, अनमेंटेन्ड पब्लिक पार्ट्स में फुटबॉल खेलते हैं, और यहां से शुरू होता है एक डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। मॉडर्न फुटबॉल को अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में एक टिकी टाका स्टाइल पर बेस्ड है फुटबॉल, जिसके अंदर शॉर्ट पासेस, क्विक मूवमेंट, प्रिसिशन टच। अगर आप स्पेन को देखेंगे और बार्सिलोना को देखेंगे तो इस स्टाइल में वो पायनियर्स हैं। ये स्टाइल फ्लैट, स्मूथ और वेल मेंटेन्ड पिचेस पर ही प्रैक्टिस हो सकता है। अब सोचिए, एक बच्चा इंडिया के इस किसी मडी पार्क में बारिश के बाद फुटबॉल खेल रहा है, बॉल अनइवन ग्राउंड पर रोल ही नहीं कर सकती स्मूथली, तो शॉर्ट पासेस को ऐसे में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे नेचुरली अडेप्ट कर लेते हैं अपने गेम को, और वो खेलते हैं लॉन्ग बॉल स्टाइल, यानी कि बॉल को जितना दूर हो सके किक कर लो, और कंट्रोल की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये एक मडी फील्ड पर सर्वाइवल टेक्निक है, लेकिन ये एक बैड हैबिट बन जाती है जो परमानेंटली इनग्रेन हो जाती है एक इंडियन बच्चे के अंदर। जब वो बच्चा 18 साल का होता है और प्रोफेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलना चाहता है, तो उसकी बॉडी, उसकी मसल मेमोरी ऑलरेडी लॉन्ग बॉल के लिए वायर्ड है। लेकिन मॉडर्न टेक्निकल फुटबॉल, शॉर्ट पासिंग, पोजिशनल प्ले और ये सब सीखना उसके लिए बहुत जरूरी है। एक पूरा रीट्रेनिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड है ऐसे इंडियन प्लेयर को रीओरिएंट करने के लिए। पांचवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात हम करते हैं, और इसे कहते हैं कि जेनेटिक्स मिथ। जेनेटिक्स मिथ यह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इंडियंस के पास में स्पोर्ट्स वाले जीन्स ही नहीं हैं और हम फुटबॉल के लिए फिजिकली बने ही नहीं, लेकिन ये कंप्लीटली फॉल्स है। डेविड एप्स्टीन की एक फेमस बुक है जिसे कहते हैं द स्पोर्ट्स जीन। इसमें उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने बोला कि ईयर्स ऑफ ग्लोबल जेनेटिक रिसर्च के बाद उन्होंने एक क्लियर कंक्लूजन निकाला इस बुक के अंदर कि कोई स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड नहीं होती। यानी कि आपके जीन्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कौन सा गेम अच्छा खेलेंगे, यानी कि फुटबॉल जीन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब यहां एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, जिसे हम कहते हैं गोलेम इफेक्ट।
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये एक एस्टैब्लिश फिनोमिना है। जब लोगों पे, स्पेशली यंग एथलीट्स पे लोअर एक्सपेक्टेशन प्लेस की जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि जब हर इंडियन फुटबॉल कोच, हर पेरेंट, हर कमेंटेटर बचपन से कहेगा कि इंडियन फुटबॉल्स के लिए बने ही नहीं है, तो वो स्टेटमेंट खुद एक बैरियर बन जाता है। सुनील छेत्री जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर हैं, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया हैज 99% प्रॉब्लम्स इन फुटबॉल बट लैक ऑफ रॉ टैलेंट इज नॉट वन ऑफ देम। यानी कि टैलेंट की हमारे यहां कोई कमी नहीं है, बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती है 99। तो आखिर इसका क्या जवाब है? अब वो सवाल हम देखते हैं जो हमने वीडियो के शुरुआत में पूछा था। अगर जेनेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? अब आपके पास पूरा आंसर है 4 इंटरकनेक्टेड लेयर्स से। पहली लेयर थी कमर्शियल, यानी कि टाइम जोन्स और फाइनेंशियल अनवायबिलिटी की वजह से इंडियन फुटबॉल राइट्स, जो राइट्स होते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के, 97% कोलैप्स हो गए और वर्ल्ड कप की राइट्स की वैल्यू लगभग इंडिया में क्रैश कर गई। दूसरी लेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन और शॉर्ट टर्म फोकस की वजह से टीम सिलेक्शन में एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट करना और ग्रास रूट्स के बजाय एग्जीबिशन विजिट्स जैसे कि लायनल मेसी को हमने बुलाया। तीसरी लेयर है ज्योग्राफिक, यानी कि मॉनसून की वजह से लॉन्ग बॉल के लिए प्लेयर्स प्री डिस्पोजिशन हो जाते हैं, उनकी मेमोरी हो जाती है, मसल मेमोरी, कि वो लॉन्ग बॉल खेलेंगे, लेकिन वो शॉर्ट टैक्टिकल गेम खेलना नहीं सीख पाते हैं। और चौथा है साइकोलॉजिकल, जो कि जेनेटिक मिथ, उसे बर्स्ट कर दिया गया है, और एक गोलम इफेक्ट की लो इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से यंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शुरू से ही पहले खत्म कर दिया जाता है। अब क्रोएशिया के पास में 38 लाख लोग थे और एक सिस्टमैटिक फुटबॉल कल्चर था, लेकिन इंडिया के पास 1.4 बिलियन लोग होने के बाद भी कोई सिस्टमैटिक फुटबॉल कल्चर आज तक डेवलप ही नहीं हो पाया है। ये नंबर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली पूरे सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबल, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फुटबॉलिंग कल्चर को हम शुरू कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है एस्ट्रोटर्फ और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स और पब्लिक पार्क्स में प्रॉपर्ली ड्रेन्ड ऑल वेदर आर्टिफिशियल टर्फ को इंस्टॉल करना, ताकि मॉनसून स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो प्लेयर्स को बर्बाद ना कर दे। दूसरा, डिसेंट्रलाइज स्काउटिंग नेटवर्क, यानी कि नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में जहां क्रिकेट डोमिनेंट है वहां भी फुटबॉल स्काउटिंग नेटवर्क्स खड़े करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की जरूरत है उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनल गवर्नेंस लाना और एस्ट्रोलॉजर जैसे स्कैंडल्स पर स्ट्रिक्टली बैन लगाना। चौथा है लॉन्ग टर्म ग्रास रूट इन्वेस्टमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के बजाय रंजीत बजाज के मिनर्वा मेथड जैसे स्लो मल्टी ईयर प्लेयर डोमिनेंट डेवलपमेंट मॉडल को फंड करना चाहिए। अब आखिर इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या है? तो ये केस स्टडी है जो कि मल्टीपल पेपर्स को टच करती है। पहला, ज्योग्राफी में मॉनसून का सोशो कल्चरल इंपैक्ट क्या है, कैसे रीजनल स्पोर्ट्स कल्चर वेरी करते हैं और इंडिया की ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी का इफेक्ट टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे पड़ता है। दूसरा, गवर्नेंस का, कि स्पोर्ट्स फेडरेशन गवर्नेंस, जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में क्या अकाउंटेबिलिटी है और पब्लिक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्स का मिस एलोकेशन आखिर क्यों होता है। तीसरा, इकोनॉमी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इकोनॉमिक्स क्या है, मीडिया राइट्स वैल्यूएशन और एड रेवेन्यू ड्रिवन कंटेंट मार्केट्स में कैसे फ्लो करता है। और ऐसे और एथिक्स में ऑफ कोर्स एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह आ सकता है कि एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर यानी कि गोलम इफेक्ट से ब्रॉडर गवर्नेंस लेसन हम ले सकते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकली जब आपके यहाँ कल्चर नहीं बनता है फुटबॉलिंग का, तो उसकी वजह से कैसे नए बच्चे हताश हो जाते हैं। अब मैं लास्ट में इस पूरे डिस्कशन को खत्म करूंगा। इमेजिन करिए एक बच्चा बिहार के गांव में, मॉनसून का महीना है, वो और एक मडी पार्क के अंदर फुटबॉल खेल रहा है, लॉन्ग बॉल किक कर रहा है क्योंकि ग्राउंड इतना खराब है कि कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। उसके पास टैलेंट है, जेनेटिक्स की कोई कमी नहीं है और सुनील छेत्री ने यह बात कंफर्म की है, लेकिन उसके पास एक फ्लैट पिच नहीं है, एक स्काउट नहीं है जो उसका एरिया कवर करे, एक कोचिंग सिस्टम नहीं है जो कंसिस्टेंट रहे और एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मेरिट पे यानी कि एस्ट्रोलॉजी पे नहीं ले और मेरिट पर एक डिसीजन लेके कैसे उसे सिलेक्ट करना है। इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में नहीं इसलिए नहीं है कि इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं है क्योंकि 1950 में जब मौका मिला था तब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और आज जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमने कभी भी वो सिस्टम नहीं बनाया जो टैलेंट को सही राह दिखा सके। क्रोएशिया में 38 लाख लोग के साथ भी ये सिस्टम बन गया, लेकिन 1.4 बिलियन लोगों वाले इस देश में अभी भी पुराने तरीकों में उलझा हुआ है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया में फुटबॉल टैलेंट क्यों नहीं है, सही सवाल ये है कि इंडिया उस टैलेंट को ढूंढने, ट्रेन करने और सपोर्ट करने की कोशिश आखिर कब शुरू करेगा। मैं चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर चर्चा करें। आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्यों इंडिया के अंदर एक फुटबॉलिंग कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके और इंस्टाग्राम हैंडल पर इस QR कोड को स्कैन करके।
कमेंट करिए और हमें बताइए कि ये स्टडी IQ एक्सप्लेन्स आपको कैसा लग रहा है, और आपको अगर इसके अलावा और भी पॉइंट्स नजर आते हैं जिसकी वजह से शायद फुटबॉल का इंडिया में फ्यूचर ब्राइट हो सके, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।